सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समान रूप से लागू किया है और इसके संदर्भ में को करिकुलर विषय कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो है हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर विषय है, जिसमें कि प्रथम सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, जिसको आप सभी जानते हैं। और आज हम उसी विषय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो इस यूनिट में अगर आप देखेंगे को करिकुलर विषय की इस प्रथम सेमेस्टर की यूनिट में देखेंगे तो इसमें 4 यूनिट हैं और ये 4 यूनिट जो हैं वो अलग अलग हैं और बहुत सारा इसमें विषय समाहित है। तो हम अलग अलग यूनिट को अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज जो सबसे पहली यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए हम इसको पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। खाना तो हम सभी खाते हैं, पर ये कैसे पता चले कि जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या विशेषता है, वो हमें किस तरीके का पोषण दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस खाने को जानने के लिए यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड बैलेंस डाइट, इन 4 चीज़ों के बारे में हम इनकी परिभाषा को जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो सी यानी कि थर्ड जो इसमें पीपीटी रहेगा उसमें हम समझेंगे थर्ड टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। जो हम खाना खाते हैं, आहार योजना, उसकी किस तरीके से प्लानिंग की जाए और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे आहार को प्रभावित करती है, जो कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे आहार को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम सी सेक्शन में जानेंगे। देन हम डी पार्ट में हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड। खाना जो हम खाते हैं उसके क्या कार्य हैं, उसके फंक्शन क्या है, और वो जो भोज्य समूह हैं जिनसे हम पोषण लेते हैं विभिन्न प्रकार का हमारे भोजन में वो जाता है, उसके बारे में हम इस चौथी और लास्ट पार्ट में समझेंगे इस पीपीटी के माध्यम से। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है कि फूड, भोजन, वह तत्व है जो हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्रदान करता है और जो हमारे शरीर में जाकर एक ऐसा सपोर्ट प्रदान करते हैं जो हमें एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है विभिन्न कार्यों को करने के लिए। फूड के बारे में अगर हम डेफिनेशन एक जाने तो फूड रिफर्स टू एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द बॉडी। इट इज यूजुअली ऑफ प्लांट or animal origin and contains essential nutrition such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins or minerals that contribute to body's growth, maintenance and overall well-being। तो इस प्रकार से फूड की अवधारणा यहाँ पर ये साबित होती है। देन हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। अभी हम लोगों ने पीछे न्यूट्रिएंट्स की बात की, कुछ पोषक तत्वों की बात की जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स या मिनरल्स, वसा, इन सब चीज़ों, इन सारे पोषक तत्वों के बारे में अगर हम लोग देखें, जब जिनके बारे में हम बात करते हैं, इनको जानना शुरू करते हैं, तो ये जो पोषक तत्व है वो पोषण देते हैं हमें। तो ये पोषण क्या है? पोषण एक प्रकार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत बॉडी किस प्रकार से इन पोषक तत्वों को रिसीव कर रही है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इस खाने के साथ अंदर शरीर में जाके। जब ये शारीरिक जब क्रिया के दौरान जब खाना अंदर जाता है, विभिन्न पाचक रसों में के साथ मिक्स हो जाता है, तो जब हम ये खाना खाते हैं तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो पोषक तत्वों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था खाद्य, पोषण एवं स्वस्थता। तो स्वस्थता के लिए स्वास्थ्य की जानकारी होना जरूरी है। तो ये स्वास्थ्य वह दशा है जो कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता को दर्शाती है। यह केवल ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति बीमार नहीं पड़ रहा है तो वो स्वस्थ है, उसके साथ साथ उसको ये होना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि हमारी स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इसके लिए जानना जरूरी है कि अच्छे स्वास्थ्य की दशा हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से इट कंपासेस अ पर्सन्स ओवरऑल कंडीशन इंक्लूडिंग फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग एंड द एबिलिटी टू कोप विद द लाइफ चैलेंजेस। समय समय पर आने वाली आकस्मिक जो आवश्यकताएं होती हैं वह शरीर हमारा किस तरीके से पूरा कर पा रहा है, इसकी भी हम लोग स्वास्थ्य के अंदर इसको समझते हैं। और बेहतर स्वास्थ्य वही कहा जाता है जो इन सभी चुनौतियों को आसानी से, समय पर और सही तरीके से पूर्ण कर सके। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे हैं कि संतुलन, आहार का सही बैलेंस होना। खाना जो हम थाली में परसा गया है या डाला गया है वो खाना
सही प्रोपोर्शनेट हो, सही मात्रा में हो, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व समान रूप से संतुलित मात्रा में निहित हो, जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स हो और जो डिफरेंट फूड ग्रुप से लिया गया हो। भोजन समूह जो होते हैं उनके समूह से एक एक भोजन जरूर हमारे इस थाली में हो। और वो थाली कैसी होनी चाहिए, जो कि हमारे गोल को भी फुलफिल करे। हमारे संतुलित आहार का एक लक्ष्य है कि बॉडी जितना भी खाना हमारी रिसीव कर रही है वो उतना पोषण शरीर को देकर जाए। तो इस प्रकार से संतुलित आहार वह आहार है जिसके अंतर्गत सभी पोषक तत्वों की सही मात्रा, संतुलित मात्रा उस खाने में हो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहां मैंने दे रखा है स्लाइड्स में ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की परिभाषा अगर हम लोग देखें, यह एक गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है और आइडियल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारी शरीर की आवश्यकताओं के लिए जरूरी होता है, शरीर की आवश्यकताएं जो हैं उनको फुलफिल कर रहा होता है। तो ये हमारी बॉडी में जाके अच्छे स्वास्थ्य को बनाता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देता है, बेहतर न्यूट्रिशन देता है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, इसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, इसमें बैलेंस डाइट निहित रहती है, इसलिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। नेक्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन। जब कभी पोषण की मात्रा आहार में कम हो जाती है तब यह अंडर न्यूट्रिशन की बात आती है, या जिसको हम लोग कहते हैं कुपोषण की बात। अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, जब हमारी मात्रा खाने में सही मात्रा में पोषण ना पहुंचे, इसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती है, कैलोरीज कम होती हैं, तो कुपोषण का शिकार हो जाता है व्यक्ति। और जब इसके कारण क्या रहते हैं कि फूड इंटेक जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम लोग बात करें, इससे क्या होता है, एक व्यक्ति की जो वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास प्रभावित होता है और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है या इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही पुअर हो जाता है और जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। और कई बार यह अंडर न्यूट्रिशन एक सीवियर स्टेज ले लेता है और भारत में अगर देखा जाए तो ये कई जगहों पर अभी भी कुपोषण के लोग शिकार होते हैं। भारत का, एशिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर कुपोषण के मामले गंभीर रूप से सामने आए हैं। नेक्स्ट है ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अभी हमने जाना अंडर न्यूट्रिशन के बारे में, कुपोषण के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ओवर न्यूट्रिशन के बारे में। एक्सेस कैलोरी जब हम ले लेते हैं बॉडी में, जब ज्यादा हमारे खाने की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हम जब खाना खा रहे होते हैं और वो कैलोरीज जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम इनटेक कर रहे हैं उसका, तो बॉडी में जाके वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है, असंतुलन की स्थिति को पैदा करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर देखें, मोटापा जो है बहुत जल्दी होता है, क्रॉनिक डिजीजेस जो होती है उनका चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, रिस्क होता है कि हमें डायबिटीज के लक्षण नजर आने लगते हैं, ज्यादा रक्तचाप के, ब्लड प्रेशर की, जो जब ओबेसिटी होगी तो ब्लड प्रेशर जरूर होगा। तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे पनपने लगती हैं और जिसका हमें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए ओवर न्यूट्रिशन भी हमारी शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और इस तरीके से पोषण के अंतर्गत हम इन 3 न्यूट्रिशन के बारे में जरूर बात करते हैं, जिसको हम सुपोषण, कुपोषण और अत्यधिक पोषण के अंतर्गत समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। आहार योजना, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा आहार योजना होती क्या है। आहार योजना वह होती है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार, जिसमें पोषक तत्व हों, उसके खाने में जो आहार डाला जाए उसकी एज, उसके लिंग, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उस खाने की योजना बनाई जाए। आहार योजना विभिन्न उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होती है और इसका आहार का देने का समय, जिसके अंतर्गत आहार देने का समय नियत रहता है, आहार की जो विभिन्न डिमांड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारी आहार योजना को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दिया हुआ है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया आपको कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग एज, अलग अलग उम्र में होती है, अलग अलग होती है। आयु भी अलग है, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति की जो डिमांड है खाने की वो अलग होगी, उसकी जो कैलोरीज की डिमांड है वो डिफरेंट होगी। तो इस प्रकार से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कई बार आप देखते हैं पंजाबी जो खाना खाते हैं वो अलग होता है और जो एक मद्रासी खाएगा खाना उसके भोजन, उसकी थाली जो होती है खाने की वो डिफरेंट होती है। होते सभी न्यूट्रिएंट्स हैं पर उनको भोजन के जो टेस्ट होते हैं, उसका जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। वो जगह जगह रहने वाले, विभिन्न प्रांत में लोग रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी हमारी आहार योजना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बजट। ये आप जाने कि धन जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जितना
अच्छा आप, ऐसा नहीं है कि कम बजट में आप अच्छी थाली नहीं खा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि अधिक धन लगाने से थाली बहुत अच्छी रिच हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बजट इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके की आहार योजना को बना रहे हैं। यदि आप यही आहार योजना बहुत सारे व्यक्तियों के लिए तैयार कर रहे हैं तब आपका बजट जरूर प्रभावित होगा, और जब यही योजना आप किसी एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तब भी आपको बजट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो समय समय पर बजट की आवश्यकता को, बजट को देखते हुए और कभी कभी आहार को देखते हुए हमारा बजट जो है वो प्रभावित होता है। आवश्यकता कैसी है इस पर निर्भर करता है। टाइम कांस्टेंट, समय बद्धता भी एक बहुत बड़ी चीज है। समय बद्धता प्रभावित करती है हमारी आहार योजना को। किस तरीके से प्रभावित करती है कि किस समय हम किस खाने को खा रहे हैं। नेक्स्ट है फूड अवेलेबिलिटी। जैसे कि आप समझ रहे हैं, फूड एबिलिटी यानी कि खाने की अवेलेबल होना, खाने की उपलब्धता की बात अगर हम लोग कहें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपलब्धता रहती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक भारत का में जो नॉर्थ ईस्ट वाला व्यक्ति है वो अगर साउथ में चला जाए तो उसकी जो खाने की जो चॉइसेस है वो वहां पर नहीं मिल सकती। तो फूड एबिलिटी अलग अलग लोकेशन, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की होती है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यहाँ पर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि ये लिमिटेशन बेस्ड होती है किसी की हेल्थ को देखते हुए, और अलग अलग धर्म और जाति के लोगों के खाने का स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डाइट की वो हो जाती हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। आहार योजना को अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा और हमारी आदतें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्योंकि हम कभी कभी अगर हम जंक फूड के ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल जरूर से प्रभावित होती है। हमें मोटापा जल्दी आएगा, और हम हमारे अंदर शरीर में शुगर की जो लेवल है वो अप डाउन होने लगेगा, जिससे आगे जाके डायबिटीज का खतरा रहता है। अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल को लीड नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिसमें एक्सरसाइज, समय से खाना, समय से सोना, ये अगर नियमित नहीं है हमारा, तो ये हमारे आहार को प्रभावित करेगा, हमारे आहार की योजना को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि ज़्यादा अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो, और फूड इंटेक ज़्यादा करेंगे तो भी हमारा बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा काम करेंगे और कम भोजन खाएंगे तब भी हमारी आहार योजना से हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आदतें और जीवन शैली हमारे आहार योजना को बहुत प्रभावित करती है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात अगर हम लोग करें तो अगेन द सेम थिंग कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में रहने वाला या हिमाचल में रहने वाले व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में रहना है, सब जगह अलग अलग खाने की फूड हैबिट्स हैं, और सब जगह अलग अलग कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसको देखते हैं। जैसे आप समझिए कि दुर्गा पूजा में एक भोग होता है जिसको खिचड़ी कहते हैं, और वो बंगालीज में बहुत प्रचलित होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जब बकरीद के समय बकरी की बलि दी जाती है तो फिर उससे खाना खाया जाता है, वो एक भोजन के रूप में होता है। तो अलग अलग सोशल कल्चर है और उनका इन्फ्लुएंस हमारे खाने की प्लानिंग पे पड़ता है। नेक्स्ट है हेल्थ गोल्स। अगर हम लोग सबसे बड़ी बात माने इस भोजन आहार योजना में, तो इस आहार योजना में सबसे बड़ा गोल अगर हम लोग देखें तो वो हेल्थ गोल है। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस प्रकार का खाना है ये बहुत जरूरी है, और हम किस लिए खा रहे हैं वो खाना, और हमारे भोजन खाने का उद्देश्य क्या है। ये भी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, वो खाना इसलिए भी खाया जाता है वो हमारी बॉडी में जाके हमें सही न्यूट्रिएंट्स प्रदान करे और ऊर्जा दे। तो इस प्रकार से इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आहार योजना तैयार की जाती है, और ये फैक्टर्स कभी कभी हमारी आहार योजना को भी प्रभावित करते हैं। अब अगर आप देखिए फूड ग्रुप्स के बारे में, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्लाइड में, तो फूड ग्रुप्स क्योंकि ये हमको बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है, और हर विषय में 6th 7th 8th में भी हम लोगों ने फूड ग्रुप्स के भोज्य समूह के बारे में पढ़ा था। ये भोज्य समूह हमारी थाली में जब हम लोग खाना परोसते हैं, जब मैंने पहले भी आपको बताया कि इन पूरे भोज्य समूह से एक एक चीज हमारी थाली में संतुलित आहार तभी हम कह सकते हैं। इन सभी से हमको वो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, स्पेशली तब जब बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। वृद्धि और विकास के प्राथमिक चरण पे इन सभी भोज्य तत्वों के समूह की हमारी बॉडी को आवश्यकता रहती है। इस प्रकार से इनमें अलग अलग चीजें रहती हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिनरल्स पाए जाते हैं ज्यादा, दालों में से अनाज में हमें कई सारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। प्रोटीन फूड्स की अगर हम लोग बात करें तो जब जिस समय बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो हर एज में जो है हमें इन प्रोटीन फूड्स की आवश्यकता होती है जो कि विभिन्न पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। कुछ एक अगर हम लोग
अगर हमारे पास कोई डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है तो प्रोटीन की रोक नहीं लगाई है, तब तक तो प्रोटीन की नीड्स हमारी बॉडी को रहती है। पर किसी विशेष दशा में प्रोटीन इंटेक नहीं लिया जाता है तो हम इसको नहीं लेते हैं। डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों की बात करें तो वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि दूध तो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन कहा जाता है। इसीलिए इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स की भी हमारी लाइफ में उतनी ही, हमारे खाने में उतनी ही प्रोडक्टिविटी है जितनी की बाकी अन्य समूहों की है। फैट्स एंड ऑयल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, जो हमें एनर्जी भी देते हैं और जिनसे थोड़ी बहुत वसा की मात्रा हमारे खाने में जरूर होनी चाहिए, जो कि हमारे सेल के, जो हमारी कोशिकीय जो ऊर्जा है, कोशिकीय जो शक्ति है उसको बनाए रखने में, जैसे सेल्स, टिश्यूज और क्या बोलते हैं ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स की लेयर्स को बनाने के लिए फैट्स और ऑयल्स की आवश्यकता होती है। स्वीट्स एंड शुगर्स की बात करें, ये शरीर में जाकर एक तो पहली बात है टेस्ट डेवलपर होते हैं। दूसरी बात अगर करें तो इन शुगर्स की आवश्यकता तब जरूरी हो जाती है जब एक खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी जितनी डिप्लीट कर रहा है तो उसको शुगर की जितनी ज्यादा इंटेक होगा। कभी कभी किसी रोगी को उस तरीके की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस पूरे भोज्य समूह के बारे में हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि हमारे लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस में काम आते हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे भोजन के कार्य, फंक्शन ऑफ फूड। ये क्या देता है खाना? मैंने पहले बताया खाना तो सभी खाते हैं, पर क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, कब तक कौन सी मात्रा में खाना चाहिए, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग ये समझते हैं इस खाने के कार्य क्या है, भोजन के कितने कार्य होते हैं। भोजन का सबसे पहला कार्य है एनर्जी प्रोविजन, ऊर्जा उत्पादित करना। सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। साथ ही साथ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वृद्धि और वृद्धि को बनाए रखने के लिए जो टूट फूट शरीर में मरम्मत का कार्य जो है वो भी खाना ही पूरा करता है। इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी चीज जैसे कह लीजिए कि व्यायाम, एक्सरसाइज भी जरूरी होती है। तो ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस भी शरीर भोजन का जो प्रमुख कार्य है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को बनाए रखना। विटामिन एंड मिनरल्स, ये शरीर में जाके हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं और ये विटामिन अलग अलग चीजों के लिए, जैसे विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में होता है, जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग बात करें विटामिन डी, इसी प्रकार विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के हर तरीके के विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो ये विटामिन जाके शरीर में एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिनकी विटामिन के द्वारा विभिन्न रोगों से बचाव भी किया जाता है। डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारे जो पाचक स्वास्थ्य जो है इसको बेहतर बनाए रखने के लिए भी खाने का कार्य बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि रेशेदार पदार्थ जो खाते हैं वो जाके हमारे पाचन तंत्र को और मजबूत बनाते हैं। सुपाच्य भोजन जितना अच्छा होगा वो शरीर को उतना ही लाभकारी होगा। तो इस तरीके से बोन हेल्थ की बात जो मैंने पहले भी कही कि बोन हेल्थ क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स, हमारे जो कैल्शियम है शरीर को जो प्राप्त हो रहा है कैल्शियम, वो बोन स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम का इंटेक हमेशा जरूरी नहीं, तो जितना कम आपका कैल्शियम इंटेक होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी में हड्डियों की जो टूट फूट है वो होने लगेगी और जो एजिंग प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होने लगेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन कब मिल सकता है? जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के माध्यम से मिल सकता है, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और जो क्रॉनिक डिजीजेस होने का जो खतरा रहता है उनको कम कर देता है। हाइड्रेशन की हम लोग बात करें, शरीर में कुछ मात्रा में हाइड्रेशन हमेशा बना रहना चाहिए। जब हम पानी के इंटेक की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति में 6 से 8 गिलास पानी पीने का पानी इंटेक जरूर करना चाहिए, उसको वाटर इंटेक जरूर करना चाहिए, जिससे कि वाटर बैलेंस बॉडी में बना रहे, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो इसलिए हाइड्रेशन लेवल जो है वो भी जरूरी है, जो कि कौन करता है? फूड और फंक्शन ऑफ फूड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेल्यूलर फंक्शन। तो इसके अंतर्गत जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी फूड ग्रुप से, डिफरेंट फूड ग्रुप से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में सपोर्ट करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो सेल की, कोशिका की और ऊतकों की और विभिन्न अंगों की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है, तो उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए जो आहार के विभिन्न कार्य हैं तो इस तरीके से हैं जो आपको स्लाइड में नजर आ रहे हैं। आज प्रथम सेमेस्टर के को करिकुलर विषय की इस यूनिट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।